ये निकिल है। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 28। 28। बिल्कुल 28 होता है ना, 28 या 28। अब सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ गया, ठीक। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकला। तो पहले हम क्या करते हैं, इस निकिल वाले में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो बेटा इसमें देखो 3d पहले आता है, फिर 4s आता है ना। यहाँ पर तो हमने किसके अनुसार लिखा, ये अबाउ के नियम के अनुसार लिखा। किसके? अबाउ के नियम अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से लिखा हुआ। अब हम निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे कि जो निकिल परमाणु है, निकिल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो यहाँ 3d होता है, वो 3d8 एंड 4s2 4p। अब उसके बाद p आएगा, इसमें कुछ नहीं है। d के कितने कक्षक होते हैं? 5। गुड गुड, आज तो बच्चों ने ठीक ठाक। ऐसा होता है बेटा, देखो पढ़ करके आओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। यदि हम देखेंगे ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। डी के कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक है। तो डी के 5 कक्षक मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एस के कितने कक्षक होते हैं बेटा? 1। 1। गुड, ये एस का एक कक्षक होता है। और पी के कितने कक्षक होते हैं? ये नोट भी करना 3। जिनको आ नहीं रहा है, बताओ बेटा। 3। 3, बहुत बढ़िया। 3। ये जिनको आ नहीं रहा है वो फटाफट नोट भी करेंगे, है ना। इसमें पी के 3 कक्षक होते हैं। वैसे रिपीट कई बार हो गया तो इसलिए याद हो गया होगा, है ना। पर फिर भी देखो, जो डी है, डी के 5 कक्षक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हुंड का नियम लगेगा। अब हुंड का नियम क्या था? वो कहता है कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक उपकोष में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उसके प्रत्येक कक्षा में क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका क्या होता है, पहले एक भरा जाएगा, फिर दूसरा भरा जाएगा, फिर तीसरा भरा जाएगा, फिर चौथा भरा जाएगा, फिर पांचवा भरा जाएगा। 5 भर दिए। फिर अब क्या होगा, युग्मित होने शुरू हो जाएंगे। तो छठा यहाँ आएगा, सातवां यहाँ आएगा और आठवां यहाँ आएगा। क्लियर? इतनी बात जब क्लियर हो जाए, अब हमें यहाँ भरना है। देखो इसमें एस में 2 है, तो हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये किसका है? ये निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन निकिल परमाणु नहीं बेटा, यहाँ पर यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या है, निकिल परमाणु को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो निकिल के 2 पॉजिटिव चार्ज है। निकिल परमाणु तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर निकिल पर क्या है, 2 पॉजिटिव है। निकिल क्या है, आयन के फॉर्म में है। तो निकिल यहाँ पर क्या होगा, हम फिर लिखेंगे निकिल 2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका क्या होगा बेटा, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 4s। होते हैं। कहाँ से निकलेंगे? एस। एस से। इसको क्या कहेंगे, बाह्यतम कक्षा से, ठीक है ना। बाह्यतम कक्षा कौन सी है बेटा इनमें? 4s2। बिल्कुल, 4s2। 4s। हाँ, ये 4 वाला जो है ये सबसे बाहर की कक्षा ही है। देखो, क्योंकि पहली नंबर कक्षा ये है, दूसरी नंबर कक्षा ये है, दूसरे नंबर ये है, तीसरे नंबर ये है, तीसरा नंबर ये, देखो ये तीसरे। तो तीसरे से बाहर कौन होगा, चौथा होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जब निकलने होंगे तो बाह्यतम कक्षा से। तो बाह्यतम कक्षा ये है। और कितने निकलने हैं, 2 निकलने हैं। यानी कि 4s में कितने आ जाएंगे, 0। तो निकिल 2 पॉजिटिव में क्या होगा, क्योंकि हमने अभी ऑक्सीकरण संख्या निकाली यहाँ, अभी ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या की, निकाली। निकिल पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पर 3d तो 8 ही रहेंगे, 3d में कितने रहेंगे, 8। और 4s में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 4p तो पहले से 0 था, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इसमें लेते हैं हम फिर d के कितने कक्षक होते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ 5। ताकि आपको याद रह जाए, है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। एस में कितने कक्षक होते हैं बेटा?
एक बिल्कुल बिल्कुल। एक और पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 3 कक्षक होते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरा जाएंगे। यहाँ पर पहले भरा जाएगा इस वाले में एक, फिर एक यहाँ भरा जाएगा, क्योंकि हुंड का नियम ये है। हुंड का नियम, एक उपकोष में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ युग्म तभी बनेगा जब प्रत्येक कक्षक, देखो 5 कक्षक थे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब युग्म बनना शुरू होगा। यानी कि छठा यहाँ आएगा, सातवां यहाँ आएगा, आठवां यहाँ आएगा। राइट। ये तो था निकिल परमाणु के लिए, ये ऊपर वाला ये निकिल 2+ आयन के लिए था। लेकिन हमें तो पूरा मॉलिक्यूल के लिए चाहिए ना, इस मॉलिक्यूल के लिए। इसमें क्या स्थितियां हैं, तो हम लिखेंगे NiCN4, और इस पर क्या आएगा, कौन से चार्ज जाएंगे, 2- चार्ज। इस कंपाउंड के लिए, यौगिक बोलते हैं इसको, है ना। इस कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें क्या होना है, इसमें होना क्या है, जब हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इस कंपाउंड में होगा क्या। यहाँ साइनाइड कितने हैं, CN 4। पर बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन पूछने वाला था मैं, चलो बहुत बढ़िया बात राहुल, है ना। देखो यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 4। जुड़ना जगह कितनी खाली है, 1 2 3 4, 4 भी है खाली। तो ये किस प्रकार से जुड़ेगा, कैसे कैसे जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो साइनाइड जो होता है वैसे 4 जगह खाली है, वो यहाँ 4 जगहों पर जुड़ सकता था। लेकिन साइनाइड क्या है, यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। एक होते हैं परवल लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स हैं, परवल लिगेंड्स। और दूसरे कैसे होते हैं बेटा, दुर्बल लिगेंड। बिल्कुल दुर्बल लिगेंड्स। 2 प्रकार के, दुर्बल जो कमजोर टाइप के लिगेंड्स हैं। परवल लिगेंड क्या काम करते हैं, परवल लिगेंड क्या काम करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं इधर की तरफ, चलो भाई इधर चलो। और इस शिफ्टिंग से 2 कंडीशन होगी। देखो यहाँ पर यदि हम साइनाइड को देखेंगे तो साइनाइड परवल लिगेंड्स है। मैं लिगेंड की पूरी लिस्ट बताई हुई आपको, है ना, कौन सा परवल है कौन सा दुर्बल है। ठीक है ना, ये सारी लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर साइनाइड क्या है, परवल लिगेंड्स। साइनाइड क्या है बेटा, इसमें परवल लिगेंड है। और परवल लिगेंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खिसकाएगा, चलो भाई इधर चलो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा इस परवल लिगेंड के कारण कैसे हुआ, ये जो डी ऑर्बिटल थे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ये इन्होंने क्या किया, युग्म, इन्होंने धक्का दिया और उसको युग्म के रूप में बना दिया। देखो 2 यहाँ थे, ये तो पहले से थे, 2 यहाँ थे, ये पहले से थे, 2 यहाँ है बेटा, ये पहले से है। अब ये दोनों एक ही कोष्टक में आ गए, यहाँ देखो एक ही कक्षक में आ गए। ये क्योंकि किसके कारण हुआ ऐसा, इस प्रबल लिगेंड के कारण, साइनाइड के कारण। एक दुर्बल लिगेंड बताओ बेटा, कौन सा हो सकता है दुर्बल लिगेंड, एक दुर्बल लिगेंड का नाम बताओ। Cl Cl, क्लोरीन। क्लोरीन हो सकता है, और फ्लोरीन हो सकता है, और ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन आयोडीन हो सकता है ना, ये तो हो ही जाए। आयोडीन। हाँ, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बेटा, कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ और भी बताए थे मैंने, कौन हो सकता है। अमोनिया कैसा लिगेंड, अमोनिया बताओ बेटा। प्रबल। प्रबल है सर। गुड। और H2O, दुर्बल। H2O दुर्बल, गुड। ठीक है ना, ये H2O दुर्बल है, OH दुर्बल है, ये सब दुर्बल है ना। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, CO, प्रबल है सर। पर्पल। ठीक है ना, तो हमें याद हो गया। ठीक है ना, तो अब थोड़ी सी चीजें, कुछ चीजें हमें याद हो गया। अब देखो बेटा, इस साइनाइड ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को परवल लिगेंड होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, ये S ऐसे रहा, ये क्या हुआ, S भी खाली है और P भी खाली है। अब जब ये ऐसा खाली हो गया तो यहाँ हमें चाहिए कितने, वो चाहिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल मीन्स एक यहां से आएगा, एक पहले नंबर का, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा यहां तक आएगा। ये देखो 1 2
3 4 ये वाला खाली रहेगा। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, कौन सा संकरण होगा ये, किस प्रकार का संकरण? हाँ DsP2 संकरण। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो पहले डी है तो इसलिए हमने डी लिखा, ए क्या लिखा, एस है तो एस सी आ गया, और P2 इस प्रकार का संकरण होगा, DsP2 संकरण होगा। यदि इसको इधर नहीं खिसका था तो sp3 होना था, ठीक है ना। लेकिन इस साइनाइड ने क्या किया, इनको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और जैसे इधर की तरफ शिफ्ट हुआ उससे क्या हुआ, इसका संकरण बदल गया, और यानी कि इसको कहते हैं DsP2। अब क्या होगा बेटा, देखो ये जो साइनाइड है, लिगेंड्स है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लिगेंड्स। लिगेंड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो ये लिगेंड्स है, एक साइनाइड इसने यहाँ दिया, एक साइनाइड यहाँ दिया, और एक साइनाइड यहाँ पे दिया। आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी, छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और क्योंकि इस समय कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं बेटा जो कंपटीशन, तो उसी हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको इंडिकेट करवा रहा हूँ, पढ़ा तो वही रहा हूँ, है ना। कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड क्या हुआ, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, एकाकी युग्म को जो देता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उससे हम कहते हैं लिगेंड्स, ठीक है ना। तो सिंपल छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है ना। प्रबल लिगेंड्स कौन सा होगा, तो प्रबल लिगेंड्स होगा। अब यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप से, कि जो NiCN4 है बेटा, इसकी चुंबकीय प्रॉपर्टीज कैसी, चुंबकीय गुण क्या है, चुंबकीय प्रकृति कैसी है। क्योंकि अब हमारे पास ये आ गया, वो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, एक तो चुंबकीय प्रकृति कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, चुंबकीय प्रकृति कैसी है, संरचना कैसी है, प्रतिचुंबकीय। हैं? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। कैसे पता लगा होगा प्रतिचुंबकीय है, इलेक्ट्रॉन युग्म। बिल्कुल। इसमें देखोगे बेटा तो सारे के सारे क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित है, क्या है बेटा, ये युग्मित है। जब ये देखो ये युग्म बना रखा है, इसने भी जोड़ा 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 बना रखा है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय कैसे होते हैं बेटा, प्रतिचुंबकीय, यानी कि इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक हुआ। यदि यहाँ अनुचुंबकीय वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, देखो यहाँ पर कल मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है अयुग्मित का मतलब, जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे बेटा, जो अयुग्मित अनुचुंबकीय। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे बनाएंगे, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। देखो आ से आ याद रखना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अनुचुंबकीय, यहां से देखो आ से आ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, याद रखोगे, है ना। अब संरचना कैसे होगी, देखो बेटा यहाँ पर वैसे इसे इसे होना था, यदि sp3 संकरण होता है तो हमारे पास होना था इसने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैसा है, DsP2, ये पूछा जाता है बेटा, देखो कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के संकरण में किस प्रकार की संरचना बनेगी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये बनेगी वर्ग वर्ग समतलीय, कैसे बनेगी, वर्ग समतलीय, ठीक है ना, लॉ है बेटा, है ना, समतलीय, वर्ग समतलीय, या स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी ये कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो यहाँ हमें क्या होगा, इसकी संरचना कैसे होगी, वर्ग समतलीय होगी। अब बताता हूँ कैसे होगी वर्ग समतलीय, तो वर्ग समतलीय ऐसे संरचना होगी। और जो वर्ग समतलीय संरचना है बेटा वो कैसे दिखाई देती है, यदि हम देखें तो टेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ, कि जैसे हमने निकल लिया, ये निकल बीच में लेंगे, है ना, और जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता था इसी प्रकार से ऐसे करके, है ना, एक साइनाइड यहाँ लगा होगा, एक साइनाइड यहाँ लगा होगा, एक साइनाइड यहाँ लगा होगा, एक साइनाइड ऐसा लगा होगा, तो ये बिल्कुल वर्ग है, ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग तो देख रहे हैं आप लोग, वर्ग ही तो बोलते हैं इसको,
आयत की तरह, आयत तो ऐसे लंबाई चौड़ाई, इसमें वर्ग बनेगा। मेरे हाथ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन ये है वर्ग, सभी भुजाएं बराबर है ना। और समतलीय प्लेन इस सरफेस पर है, इसलिए इसकी संरचना इस प्रकार होगी। निकल और साइनाइड ऐसे जुड़े होंगे, और इस पूरे पर क्या होंगे 2 - चार्ज। अब एक क्वेश्चन और आता बेटा इसमें, इसका रंग कैसे होगा? रंग रंग ही ही यदि हम देखेंगे तो ये कह रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चे कह रहे हैं रंगहीन। कैसे पता लगा बेटा तुम्हें रंगहीन? रंगहीन सर कैसे पता? अयुग्मित है सर। हाँ, जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे, तो उसका कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। बस जहां इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई देगा, सॉरी युग्मित, ये तो युग्मित है ना सारे, जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वो कैसे होगा, रंगहीन होगा। और यदि एक क्या होगा, अयुग्मित होता है, एक भी क्या होता है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका कलर होता है, कोई ना कोई कलर होता है। तो यहाँ सारे के सारे क्या हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनसे भी हम पता लगा सकते हैं, यदि युग्म बने हुए हैं तो रंगहीन होगा। ये ध्यान बात नोट करने वाली है, यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वो कैसे होता है, रंगहीन, और यदि अयुग्मित होते हैं तो उसका कोई ना कोई कलर होगा। तो इस प्रकार से, ये तो हमने कल बता भी दिया था बच्चों को, ठीक है ना, इसलिए इनको फटाफट आ भी रहा है ना। चलो, इसके आगे और एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, और वो स्ट्रक्चर सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इस यूनिट का, तो वीबीटी का। और ये है, देखो बेटा इसमें, ये है कॉपर Cu है, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम NH3। तो आपने कॉपी पेन रखा होगा, फटाफट करके पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, डू योरसेल्फ, है ना, आपको अपने आप करना है। होल 4 बाद में मैं बता दूंगा, और इस पर क्या चार्जेस होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको देखना है, फटाफट बताओ 2 मिनट के अंदर। कॉपी पेन तो जरूर साथ में रखना है बेटा, है ना। सर 1s2 गुड। 2s2 1s2, एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, राहुल बता रहा है ना। देखो जी बेटा, मैं अधिकांश बच्चों को उनकी आवाज से पहचान लेता हूँ। तो ये देखो कॉपर है, कॉपर का ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, कॉपर का पहले परमाणु क्रमांक कितना होता होगा? 29 सर। बहुत बढ़िया, हाँ बताओ बेटा। 1s2 1s2, 2s2 हम्म 2p6 हम्म 3s2 हम्म 3p6 हम्म 4s1 हम्म। 3d10। ये राहुल ने थोड़ा गड़बड़ी कर दी कहीं, नहीं? देखो बेटा, ये 4s1 लिख दिया इसने गड़बड़ करके, और ये 3d10 लिख रहा है। क्यों किया होगा इसने ऐसा? मैं राहुल से नहीं पूछ रहा हूँ, और बच्चों से पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा? राहुल ने गलत क्यों किया, यस यहाँ सर। 4s1 लिखा और यहाँ 3d10 लिखा, ऐसा क्यों किया इसने? कोई बता सकता है? सर इससे परमाणु स्थायी हो जाएगा। स्टेबिलिटी आ जाती। अर्चना ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। कब किया था बेटा तुमने इंटर? सर 2022। 22 में किया था, ठीक है, गुड। और कोई बच्चा? और कोई बता सकता है बेटा इसमें ऐसा क्यों हुआ होगा? बताओ बेटा, कोई और बच्चे बताओ। यहाँ पर ये अपवाद है, एक्सेप्शन बोलते हैं जिसको बेटा, ये पूछा जाता है एक्सेप्शन, है ना, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 होना था, यहाँ होना था 4s में 2 होने थे, और 3d9 होना था, जो हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले लेता है। क्यों लेता होगा?
क्योंकि डी के कितने कक्षक होते बेटा? 5। बिल्कुल, सबको पता है कि डी के 5 कक्षक हैं। 3D हमारे पास था और इसके पास 5 कक्षक था ऐसे, है ना? और इस 5 कक्षक में 1 2 3 4 और 5, है ना? 5 कक्षक में देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। एक यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 है, 2 6 है, 2 8 है और 1 9 है। ऐसा था भरा हुआ, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। ये क्या करता है कि एस से कहता है कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे मांगता है, डिमांड करता है और अपने को स्थायी बना लेता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। और इसी के कारण क्या करता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ठीक है ना? और ये इसे कहते हैं पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित होने के लिए, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉल करता है 4s से और 3D क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है और ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, जो स्थायित्व है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहां पर होता है, एक तो क्रोमियम की कंडीशन में होता है जहां हाफ फिल्ड होता है, क्रोमियम 24 होता है बेटा यहाँ पर, उसमें भी क्या होता है, इस टाइप से आता है ना? और यदि हम, एक तो क्रोमियम में ऐसा होता है और दूसरा कॉपर में होता है। कॉपर में भी ऐसा होता है। कॉपर में क्या होता है, 10 होते हैं और यहाँ 5 होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, अपवाद ही पूछे जाते हैं। वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा आपके पास और वहां ये बहुत सारी चीजें पूछी हुई होगी, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कहीं भी हो, कंपटीशन हो, जनरल टेस्ट हो, इन सब में एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाते हैं, अपवाद जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब देखो दूसरा काम क्या करना बेटा, देखो ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया किसका, कॉपर। हमें तो कॉपर की जरूरत नहीं थी, है ना? हमने तो यहां देखना है इस वाले जो मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में, ठीक है ना, कॉपर की स्थिति क्या है, कॉपर पे कौन सा चार्जेज होगा, है ना? ये तो कॉपर का हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3D पहले लिख लेते हैं। ये हम कहते हैं कॉपर एटम का स्ट्रक्चर, है ना? कॉपर एटम का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने इसको लिखा 3D में तो 10 हो गए और 4s में 1 हो गया, है ना? और उसके बाद 4p भी होगा इसके साथ, है ना? 4p हम ऐसे लिख लेते हैं। 3D और मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, 4p 4d भी हो सकता है ना? f भी हो सकता है, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता होगी हम उतना लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखो d के कितने कक्षक होते हैं बेटा, आपको बोलना है 5। है ना? 5 होते हैं, ठीक है ना? d के 5 कक्षक होते हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, क्लियर? और यहाँ पर ये है एक कक्षक। p के कितने कक्षक होते हैं, 3। 3, ठीक है ना बेटा, 1 2 3। इससे ऐसा होता है ना कि हम बार बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें डी में 5 बनने, तो हम, मैं अभी कॉपर आइटम की बात कर रहा हूँ, कॉपर परमाणु की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 भरेंगे, यहाँ पर भी 2 भर देता हूँ, यहाँ 2 भर देता हूँ, ये 2 भर देता हूँ, 2, यानी कि 10 पूरे हो गए, है ना? यहाँ मुझे 1 बनना पड़ेगा। अब पहले जाना पड़ेगा इस वाले कंपाउंड में। इस कंपाउंड में मुझे देखना होगा यहाँ पर कॉपर किस स्थिति में है, कॉपर परमाणु के रूप में है, कॉपर 2 आयन के प्लस में है, 2 माइनस के रूप में है, या 3 प्लस में है, 4 माइनस, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है ना? वो किससे पता लगेगा, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी से पता लगेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे x, ये हमने क्या मान लिया बेटा, इसको x मान लिया। जो NH3 है बेटा, NH3 क्या है अपने आप में, बोलो आप लोग। मॉलिक्यूल है। बिल्कुल ये अणु है बेटा, अमोनिया जो है एक अणु है, क्या है, अणु। और अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वो होती है 0। बिल्कुल गुड, अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0। तो 0, इस अमोनिया की जब 0 हो गई तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, देखो 4 का गुणा करते हैं क्योंकि 4 अमोनिया, तो 4 अमोनिया के साथ जब 0 का गुणा करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इज इक्वल टू, हम प्लस चार्जेस है ना इसमें, तो प्लस चार्ज को हम इधर लिखेंगे, कहा, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज,
राइट। तो यहाँ पर ये तो हो गया पूरा जीरो, ये तो क्या हो गया जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीजन संख्या भी कितनी है बेटा, +2 ही है। +2 का मतलब अब यहाँ पर हम लेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। और इन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के कारण क्या होगा, अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से हमारे होंगे, है ना। या कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का यदि हम लिखेंगे स्ट्रक्चर तो क्या होना चाहिए, बताओ बेटा किस टाइप से होना चाहिए। सर एक 4s1 से और एक 3d10 से निकलेगा सर। बिल्कुल, देखो पहले सबसे पहले बाह्यतम कक्षा से 4s सबसे बाहर की कक्षा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये तो यहाँ से निकल गया, तो एक तो 4s 0 हो जाएगा और 3d10 में से एक निकलेगा, तब उसके बाद इससे निकलेगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो होगा 3d9, 3d9 हो गए क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है एक। और 4s कितना होगा, O0, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, 4p भी ऐसे वैकेंट होगा। क्लियर, ये बात समझ में आई बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, फिर उसके बाद कहां से निकलेंगे, 3d से निकलेंगे, उसके बाद किससे निकलेंगे, 3p से निकलेंगे, ऐसे करके चलते रहेंगे। सबसे पहले बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अंदर से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, है ना, अंदर वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो डी के 5 कक्षक हैं, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार से भरेंगे हम, पहला एक, फिर दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा भी एक और पांचवा भी एक, ठीक है ना, हुंड का नियम, छठा एक, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है ना, ये भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब देखो इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना है, यहां पर यदि देखेंगे तो NH3 क्या है बेटा हमारे पास, प्रबल दुर्बल है NH3, सर। NH3 दुर्बल है, ठीक है, क्या है बेटा, प्रबल है सर। प्रबल है, कोई प्रबल दुर्बल है कह रहा है, सर। कोई प्रबल कह रहा है, कोई दुर्बल कह रहा है, ऐसा क्यों, इसका प्रबल है मतलब सर। दुर्बल है। NH3 क्या है बेटा, प्रबल ही प्रबल है है सर। सर। बिल्कुल राइट। प्रबल है सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, चलो वापस चलते हैं। देखो NH3 कैसा है, यहाँ लिखा था मैंने, अच्छा इसमें लिखा नहीं होगा, इससे पहले वाले में, अच्छा चलो छोड़ो, वो दूसरे स्लाइड में रह गया, चलो कोई बात नहीं। NH3 बेटा प्रबल है, NH3 प्रबल लिगेंड है, NH3 क्या है, प्रबल लिगेंड, ये याद रखना आपको, प्रबल लिगेंड, आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई ये दिक्कत नहीं, क्या है प्रबल लिगेंड। अब यहाँ पर प्रबल लिगेंड से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा कुछ फर्क, फर्क तो पड़ेगा। देखो पड़ेगा सर। यहाँ क्या पड़ेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है सर वो 4p में चला जाएगा सीधा। हाँ ठीक है। अब इसको धक्का तो वो दे नहीं सकते इधर, धक्का देगा कहाँ देगा, जगह है ही नहीं उसके पास, ये इधर की तरफ उसको धक्का नहीं दे सकता है, लेकिन ये काम जरूर करेगा, क्योंकि NH3 जो है प्रबल लिगेंड्स है, प्रबल यदि दुर्बल होता तो तब तो क्या होना था, तब तो सीधे यहाँ पर जुड़ने वाले यहाँ पर इन जगहों जुड़ जाते, लेकिन ये कैसा है, प्रबल है, और इस प्रबल लिगेंड के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, यहां से यहां चला जाता है, ठीक है ना। तो कॉपर में क्या हुआ, क्योंकि NH3 प्रबल लिगेंड है बेटा, ध्यान रखना, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा देगा, और हटाएगा तो ये चले जाएगा बेचारे यहाँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे तो ये इस टाइप से आ सकता है, ये लिगेंड्स ऐसे। देखो ये चीजें, कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, इन लिगेंड का जो कमांड है ना बहुत खराब है, देखो, और किस प्रकार से हुआ, ऐसे करके, है ना, 1 2 3, ये दो यहाँ थे, दो यहाँ थे, दो यहाँ था, दो यहाँ थे। प्रबल लिगेंड होता तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रहा है, लेकिन ये एक ही है, अभी इसको पेयर कहाँ करेगा, नहीं कर पाएगा, जोड़ा बना ही नहीं पाएगा इसका, जिसने कहा चल भाई हट यहाँ से, है ना, वो हट गया यहाँ से और कहाँ आ गया, इस वाले पोर्शन में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर इसके कारण क्या हुआ, यहाँ फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, ये भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में सहयोग करेंगे और समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन एक डी होगा, एक एस होगा और पी,
यानी कि ये क्या होगा, DsP2 संकरण होगा। इसमें भी क्या होगा, DsP2 संकरण होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जहां DsP2 संकरण होता है उस इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? वर्ग समतलीय। बिल्कुल, वो कैसे होता है, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, कैसे होगा, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। अब ये ध्यान रखना, वहां क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपसे ऐसे थोड़ी पूछेगा, यहाँ पर वो पूछेगा CuNH3 की होल 4 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फटक से आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक प्रबल लिगेंड है, उसका स्ट्रक्चर फटाफट बनाना होगा। इसमें देखना होगा कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 संकरण होगा, है ना। ये ऐसे पूछ सकता है कि CuNH3 की होल 4 2 पॉजिटिव चार्ज में कौन सा संकरण होगा, तो आपको ये जवाब देना होगा। कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। तो देखो बेटा, एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो अब जब हम यहाँ पर ये संकरण हो गया, इनका संकरण हो गया, तो अब हम लिखेंगे कौन सा वाला, CuNH3 और इसका होल 4, और इस पर कौन सा चार्जेस होंगे बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस 2 पॉजिटिव चार्ज के, जब ये 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस 2 पॉजिटिव चार्ज में हम क्या करेंगे, अब ये NH3 को दिखाएंगे कहाँ कहाँ NH3 लग रहा है ना। तो NH3 क्या करता है कि कहाँ कहाँ पर आएगा, तो चार तो हमारे पास 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये खाली रहेगा भी, अभी बताते हैं क्या करना है इस खाली वाले का, इस टाइप से। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ खाली तो है, पी कक्षक एक में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन देगा, NH3, ये अमोनिया देगा। ठीक है बेटा, यहां से अमोनिया क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट। ठीक है ना, देखो यहाँ से यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा NH3। ठीक है ना, यहाँ पर भी देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, देखो NH3। अब यहाँ वही प्रश्न आएगा, वर्ग समतलीय बनेगा इसका स्ट्रक्चर, वर्ग समतलीय आप लोग जानते हैं, वर्ग होगा और वर्ग ऐसा बनेगा, वर्ग ऐसे बनता है जिसकी चार सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग कहलाता है ना। बीच में कॉपर होगा, यहाँ NH3 होंगे ऐसे, वर्ग समतलीय है, प्लेनर है, NH3 यहाँ होगा, NH3 यहाँ होगा, है ना, NH3 यहाँ होगा। बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद शुरू होते हैं। ठीक है ना, NH3 होगा, इस पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे करके हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न आएगा, ये कैसा है, रंगहीन है ये रंगीन है, रंगहीन। रंगीन है सर। ये कोई कह रहा था बेटा रंगहीन है, सही है गलत है, रंगहीन है, अनुचुंबकीय है सर, तब रंगीन है। कैसा है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय है, कैसे पता लगा तुम्हें अनुचुंबकीय है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ, इसमें क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आपको ये ध्यान रखना, आगे हो या पीछे हो, कहीं ना कहीं उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, रंगीन है सर वो। हाँ, कलर्ड वाला है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। ये कैसा, यदि हम कहें कि CuNH3 होल 4 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अभी क्वेश्चन में बाद में बताता हूं आपको, है ना। तो ये कैसे, ये पता लग गया आपको कि ये रंगीन है, कलर है, कलरफुल है। क्यों, इस इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये रंगीन क्यों है, तो यहाँ पर क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ये किस प्रकार का, चुंबकीय प्रकृति क्या है इसकी। अनुचुंबकीय। बिल्कुल, चुंबकीय प्रकृति का क्या होगा, देखो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, ये होगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या होना चाहिए इसको,
अनुचुंबकीय होगा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक। देखो गुड, आज सब बच्चों ने थोड़ा मेहनत की, कोशिश की। देखो बेटा ऐसे अच्छा लगता है ना, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। दूसरा यदि हम संरचना देखते हैं बेटा, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए? संरचना तो आप लोगों को पता है कैसे होनी चाहिए। इसको बोलते हैं वर्ग वर्ग समतलीय। समतलीय। तीन चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसका कलर देखना है कि कौन सा किस प्रकार का कलर दिखाता है। दूसरा इसमें संकरण क्या होता है। तीसरा हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। ठीक है ना? तो ये हमें कुछ चीजें या ये इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार के, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे दो चीजें पूछेगा। देखो एक हमारे पास Ni, दो थे हमारे पास, एक था हमारे पास NiCN और इसका होल 4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज था एक। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन ये था हमारे पास Cu और NH3 और इसका होल 4 और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। आपसे पूछेगा कि इन दोनों में रंगीन कौन सा है, कलर्ड वाला कौन सा है। तो आप तुरंत बता दो क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रंगीन है। ये रंगहीन है। कभी प्रश्न पूछ लेता है इन दोनों में या NiCN4 और CuNH3 की ये जो 2 है ये रंगीन है क्यों है, या ऐसा पूछ सकता है कि दोनों वर्ग, इनका दोनों का स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय है फिर भी ये रंगीन है क्यों, कैसे स्ट्रक्चर है। इन दोनों में DsP2 संकरण है लेकिन ये रंगीन है, डिफरेंट है, ये रंगहीन है, ऐसा क्यों। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि यहाँ पर किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको निकालना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हमें निकेल का परमाणु क्रमांक निकालना है, उसमें देखना होगा कितने परमाणु निकल पा रहे हैं, है ना, परमाणु में क्या स्थिति है, जब वो आयनिक फॉर्म में है क्या स्थिति है। फिर लिगेंड्स देखना पड़ेगा, प्रबल लिगेंड्स है, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया होगा। ये साइनाइड भी प्रबल है और अमोनिया भी प्रबल है, तो यहाँ तो शिफ्ट हो गए, यहाँ तो शिफ्ट होकर के युग्मित हो गए, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था उस लास्ट में चले गए, जबकि दोनों प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, लेकिन वहां यहाँ युग्मित हो पाए, यहाँ युग्मित नहीं हो पाए क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से था मौजूद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन में कैसे कैसे कंडीशन से आते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास VBT, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। ये स्ट्रक्चर को समझाती है, उनकी संरचनाओं को समझाती है। यहाँ पर मैंने आपको वार्नर्स थ्योरी से स्टार्ट करके सारे वार्नर्स थ्योरी बता दी कि किस प्रकार से शुरू से चैप्टर लगभग लगभग क्या स्थिति में रहा, है ना। अब आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको समझना भी है ना, देखना भी है किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन पे आप लोग चाहो तो घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। कुछ लिगेंड्स देखना है आप लोगों ने कि कैसे कैसे है। ये है क्रोमियम है बेटा, और यहाँ पर लिखेंगे NH3 और इसका होल 6। जो नहीं आएगा उसको पूछ लेना, इस पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, सॉरी 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये कह रहा है इसकी संरचना कैसी होगी, यह सब चीज आप लोगों को पता लग जाएगी, संरचना कैसे होगी इसकी, इसमें संकरण कौन सा होगा, ये कुछ चीजें आपको ज्ञात करनी, संकरण क्या होगा, ठीक है ना। इनके चुंबकीय गुण क्या होंगे, चुंबकीय गुण भी बताने हैं ना, चुंबकीय गुण क्या होंगे, ये तीन चीजें इसमें चुंबकीय गुण, ये तीन चीजें पूछी हुई है, इन सभी में ज्ञात करने है ना चुंबकीय गुण। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, ये इसमें भी वही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप का आएगा Fe और हमने लिखा Cn के होल 6, Cn का होल 6 और इस पर 3 नेगेटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्ज आपको देखना है घर में जाके, और सेम चीजें ये ज्ञात करनी क्या क्या चीजें हैं। एक है कोबाल्ट और F6, और इसमें क्या आएगा, इस पे भी है 3 माइनस चार्ज है, ठीक है ना, इसमें भी वही चीजें हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद है निकेल,
और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये शायद मैंने करवाई भी है बेटा, 4 होल 4। इस पे भी हमें देखना है इसकी संरचना कैसी है, उसमें संकरण क्या है, चुंबकीय गुण क्या है। इसमें कोई चार्जेस नहीं बेटा। यहाँ पर है फिर निकेल NiCl4 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर 2 माइनस चार्जेस हैं, ठीक है ना, 2 माइनस चार्ज है। इसके लिए सेम कंडीशन करनी है। यहाँ पर निकेल एक और है Ni, और ये शायद मैंने अभी बताया आप लोगों को Cl4 है ना, और इस पे भी 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। इन स्ट्रक्चरों को देखना आप लोगों ने, है ना। और Ag लिख लेता मैं Ag, और यहाँ पर है NH3 और इसका होल ट्वाइस, और इस पर कौन सा चार्जेस होंगे, 2 पॉजिटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ओनली 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर बनाने, Zn एक Zn है, और इसमें Cn का होल 4 है। ये प्रैक्टिस करने बेटा। देखो ये सारे के सारे आप बीबीटी के द्वारा समझ सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा। यहाँ पर और भी है, क्रोमियम है, क्रोमियम, और यहाँ पर H2O है, और इसका होल 6 है, और इस पर कितने चार्जेस हैं, इस पे चार्जेस हैं 3 पॉजिटिव। ये वीबीटी के अनुसार है बेटे। जब आप फालतू बैठे होते तो इनको करो। Fe है, Cn का होल 6 है, और इस पर क्या है, जो नहीं आएगा पूछ लेना आप लोग, है ना। 3 इस पे नेगेटिव चार्जेस है, ठीक। ये आ गया हमारे पास। तो इतने सारे हैं, बहुत सारे, इतने हो गए, बहुत है। यहाँ एक दो चीजें ध्यान रखने आपको, ये कुछ चीजें जो हमारे पास है, sp संकरण होगा तो उसकी संरचना कैसी होगी, लीनियर होगी। इसको हम रेखीय बोलते हैं, हिंदी में संरचना को क्या बोलते हैं, रेखीय संरचना, ये याद रखना है। दूसरा sp2 होगा तो इसका त्रिकोणीय संरचना होगी। ये मुझे लगता है कल की उसमें मैंने बताया था, त्रिकोणीय संरचना, है ना। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल ऐसे बनता है, ट्राइगोनल जैसे त्रिकोण बनता है। sp3 होगा तो ये होगा चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रही है बेटा, उसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचना ऐसे हम बीच में कुछ लिख लेते हैं, और ऐसी संरचना नहीं बनती है जो, है ना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और sp3 टी होता है, तो इसमें कौन सी संरचना होती है बेटा, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, पिरामिडीय, है ना, ऐसे जैसे लिखते होंगे, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। यहाँ पर sp3d2 है ना, इसका होगा कैसे बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय, ठीक है ना, अष्टफलकीय। और sp3d3 भी होता है बेटा, है ना, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, ठीक है ना, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होता है, इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इनको कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी, फिर उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे। और आप लोगों को करना क्या बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो CFT होगा। क्या होगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा, ये क्या चीजें पढ़ी थी हमने, जो VVT में हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन VVT और CFT में क्या अंतर है, एक अंतर है बेटा, यहाँ पर जो क्या होता था, यहाँ पर जो बॉन्ड होते थे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती थी। जैसे ये भी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, देखो दोनों ने क्या काम किया, जो हमारे पास कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनको बॉन्ड के जुड़ने का जो तरीका है
उनका स्ट्रक्चर है किस प्रकार का होगा, दोनों ने समझाया। इसने कहा कि देखो जो उनके बीच बॉन्ड है, किसके बीच, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के बीच, लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन के बीच जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है। लेकिन सीएफटी कहती है कि कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी को बोलते हैं बेटा सहसंयोजकता, है ना। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो उन्होंने अपने अपने अनुसार बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें इन स्ट्रक्चर से ये पता लग जाता है बेटा। एक चीज और है, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका उप सहसंयोजन संख्या कितनी बेटा, इस वाली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, किसकी सर? ये मैं टिक कर रहा हूँ, क्रोमियम वाला पहला 6 है सर। है सर। 6 है। कैसे पता लग रहा हो तुम्हें 6 है? लिगेंड्स सर। हाँ, जितने लिगेंड्स होते हैं बेटा वो उप सहसंयोजन संख्या हो जाती है ना। 6 है, इसके भी 6 होंगे, इसका कितना है? 4 है सर। बिल्कुल 4 है, क्योंकि इसमें लिगेंड 4 है। इसका देखेंगे कितने हैं, इसमें लिगेंड 4 है तो 4 होगा। जिसमें लिगेंड जितनी संख्या होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन, कभी कभी पूछा जाता है तो हमें पता ही नहीं लगता है ना, मैं वापस इसलिए आया यहाँ पर। तो इस टाइप से बेटा थोड़ी सी अंतर इनमें होता है ना। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। और ये देख लो बेटा कि